कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर अगर आपकी अच्छी पकड़ है और अगर पुस्तक पढ़ते वक्त आप लाइनों में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकाल पाते हैं या आपका मस्तिष्क वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समझता है, तो परीक्षा में अच्छे नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे नंबर से मेरा तात्पर्य 60% से नहीं है बल्कि 80% के ऊपर से है। मैं हूं श्रीनिवास कुमार और आप YouTube पर मेरा चैनल श्रीनिवास कुमार देख रहे हैं। आज मैं आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक सीरीज लाया हूं जो 10th क्लास के नागरिक बुक के तीसरे अध्याय पर आधारित है। जैसा कि पिछले 9 एपिसोड से मैं 9 वीडियो में डाल चुका हूं YouTube पर नागरिक के तीसरे अध्याय से ही संबंधित, तो आज वो अध्याय समाप्त हो चुका है और आज मैं आपके सामने उसी अध्याय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखूंगा जो मुझे महत्वपूर्ण लगा है। पिछले 8 सालों से मैं हाई स्कूल में पढ़ा रहा हूं और जो मेरा तजुर्बा है उस तजुर्बे पर जो प्रश्न खड़ा उतरता है मैं उन्हीं प्रश्नों को आपके समक्ष रखता हूं और मुझे उम्मीद रहती है कि मेरे इन प्रश्नों से, मेरे इन बातों को पढ़ाने से, इस चीज़ों को बताने से बच्चे को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो इस विश्वास के साथ कि आपको लाभ हो रहा है, आज फिर एक नया सीरीज, नए टॉपिक पे चर्चा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अभी आप क्लास 10th का नागरिक एक्सरसाइज 3 और आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो पार्ट है इस एक्सरसाइज में वो है 10। पार्ट 10 सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही चलेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोलते हैं हम लोग। देखते हैं इस अध्याय से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन क, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। ख, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ग, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। और घ, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जरा गौर कीजिए, आपातकाल को आप याद कीजिए 1975, जिसे आप संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसे आप जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं। उस आंदोलन के वक्त क्या हुआ था? 1975 की घटना है, लगभग 1971 में घटना चक्र ये हुआ कि 1971 में देश में इंदिरा जी की सरकार या इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाकर सत्ता में प्रवेश की, सत्ता पाई, परंतु देश की हालत बद से बदतर हो गई। गरीबी तो नहीं हटी, दूसरा देश और कई विकराल समस्याओं से ग्रसित हो गया। फलस्वरूप बिहार की इसी माटी से जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन खड़ा किया जिसे छात्र आंदोलन, जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। वहीं से ये प्रश्न आया है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। चूंकि 71 में इंदिरा जी की सरकार बनी, 75 तक आते आते देश में एक आंदोलन जिसे छात्र आंदोलन, जेपी आंदोलन वगैरह वगैरह के नाम से जानते हैं, वो चालू हो गया। उस आंदोलन को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने 1975 में 18 महीने का आपातकाल लगा दिया। अब आपातकाल क्या होता है इसके बारे में मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूं, उन्हें आप देखें। तो आपातकाल लगाया और इस आपातकाल का परिणाम हुआ कि देश पूरी तरह टूट गया और कांग्रेस पार्टी से सबका भरोसा उठ गया। फलस्वरूप 1975 में आपातकाल लगा, 18 महीने आपातकाल रहा। 1977 में पुनः चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद नई पार्टी जिसे जनता पार्टी के नाम से जानते हैं वो पार्टी चुन के आई, सत्ता में आई और इंदिरा जी की सरकार
जाती रही। तो यहीं से ये प्रश्न है। तो हमें अब लग रहा है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा कि 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसी रूप में 1975 को जाना जाता है। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? सत्ता के विरुद्ध लगातार चली आ रही थी कांग्रेस पार्टी की सरकार, तो इस सत्ता के विरुद्ध जन का आक्रोश यानी कि जनता का गुस्सा किस दशक के बाद फूटा है? 1960 का दशक? नहीं। 1970 का दशक? यही है सही। 1970 के दशक से जनता का सरकार के प्रति गुस्सा फूट गया। तो इसमें से सही ऑप्शंस, चूंकि ऑप्शंस 4 हैं, 1960 के दशक, 70 के दशक, 80 के दशक, 90 के दशक, इसका सही आंसर होगा 1970 के दशक में। चूंकि आप देखेंगे कि 71 में चुनाव हुआ, इंदिरा जी की सरकार बनी, 75 में फिर आपातकाल लागू हुआ, फिर 77 में, तो ये 70 के दशक, दशक कहते हैं 10 वर्षों को, तो 70 के दशक के का ही जन आक्रोश का घटना चक्र है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी या ख नीतीश कुमार, ऑप्शन ग इंदिरा गांधी, ऑप्शन घ जयप्रकाश नारायण। हमें लगता है आप गेस कर लिए होंगे, क्योंकि संपूर्ण क्रांति की चर्चा हम पहले भी कर चुके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन घ जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया किसने? जयप्रकाश नारायण ने। अब आते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? अब मैंने आपको एक ही घटना चक्र में सारी बातें बताई हैं। कह रहा है कि 1977 में जो चुनाव हुआ जेपी आंदोलन के बाद, आपातकाल के बाद, उस चुनाव में कौन सी पार्टी जीत के आई? किस पार्टी ने कांग्रेस को हराया और सत्ता में आई? ऑप्शन क कांग्रेस पार्टी, गलत। ऑप्शन ख जनता पार्टी, बिल्कुल सही। जनता पार्टी ही आई, कम्युनिस्ट पार्टी आई नहीं, किसी पार्टी को नहीं। तो इसमें से सही आंसर है जनता पार्टी। जनता पार्टी 1977 के चुनाव में नई पार्टी के रूप में उभरी और कांग्रेस को हराकर सत्ता में आई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है। ऑप्शन क अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से, इससे तो संबंधित है ही। ख आर्थिक शोषण से मुक्ति, आर्थिक शोषण से मुक्ति से, यह भी सही है। ग शराबखोरी के विरुद्ध आवाज उठाने से, यह भी सही है। घ कांग्रेस पार्टी के विरोध से, ये गलत है। तो चिपको आंदोलन का संबंध कांग्रेस पार्टी के विरोध से नहीं है। ऑप्शन घ इसका सही है। अब चिपको आंदोलन आपको पता है, बताया भी है हमने वीडियो में, बहुत गंभीर चर्चा हुई है इस पर। चिपको आंदोलन ये पेड़ से चिपककर करने वाला एक आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से शुरू हुआ। ये आंदोलन जिसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, और इस आंदोलन में पेड़ से लोग चिपककर पेड़ों को बचाने की कोशिश करते थे। तो ये आंदोलन बड़ा मकबूल हुआ, काफ़ी विस्तृत रूप में फैला भी देश में। तो इसमें अंगू के पेड़ को काटने की अनुमति दी गई थी सरकार के द्वारा। दूसरा, आर्थिक शोषण से मुक्ति चाहिए था लोगों को। फिर शराबखोरी के विरुद्ध भी आवाज़ थी। तो चिपको आंदोलन का संबंध इन तीनों से है। आप उन वीडियो को देखिएगा तो आराम से इसके ऑप्शंस को पकड़ के आप सही ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। तो ये हुआ 5 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर। 6ठा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसकी शुरुआत कहां से हुई? ये बात आ रही है। ऑप्शन क राजस्थान, ऑप्शन ख दिल्ली, ऑप्शन ग तमिलनाडु, ऑप्शन घ बिहार। तो आप गेस कर लिए होंगे
या जो नहीं गेस कर लिए हैं उनके लिए मैं बताता हूं, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई है ऑप्शन क राजस्थान से। सूचना का अधिकार आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसके तहत सूचना मांगने का अधिकार मिला। किसी भी सरकारी ऑफिस से आप किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकते हैं। इस सूचना के अधिकार का अधिनियम 2002 में बनाया गया, 2004 में इसे संसद में लाया गया और 2004 में ही ये संसद में पारित हो गया और 5 में जाकर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये एक कानून बन गया। और इस कानून के तहत आज तमाम जनता, सरकार और तमाम संस्थाओं से सूचनाएं मांगती हैं और उन्हें देनी पड़ती है। तो सूचना का अधिकार आंदोलन का संबंध राजस्थान से है, राजस्थान से ही ये शुरू हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? यानी दलित पैंथर्स जो कार्यक्रम चलाया गया या चला, उसका संबंध किससे नहीं है? ऑप्शन क जाति प्रथा उन्मूलन से, ऑप्शन ख दलित सेना के गठन से, ऑप्शन ग भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति से, या ऑप्शन घ औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति इससे। तो इसका सही आंसर है ख दलित सेना का गठन। इसका संबंध दलित पैंथर्स कार्यक्रम से नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि दलित पैंथर्स कार्यक्रम या दलित पैंथर्स का संबंध महाराष्ट्र के दलित पढ़े लिखे युवा वर्ग से है और इस युवा वर्ग ने दलितों को एकजुट किया। किस लिए? जाति प्रथा का उन्मूलन हो, इसके लिए। उन्मूलन का मतलब जाति प्रथा खत्म हो। दूसरा, भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति हो, उनको भी जमीन मिले, वो भी भूमि जोत पाए, अनाज उपजा पाए। और औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। जो औद्योगिक मजदूर हैं उनको शोषण, उनका जो शोषण हो रहा है, 12-12 घंटे उनसे काम लिए जा रहे हैं, पैर हाथ टूट जाने पर उनको हटा दिया जा रहा है कंपनी से, किसी तरह का अलाउंस उन्हें नहीं मिल रहा है। तो औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति मिले, ये भी दलित पैंथर्स का कार्यक्रम था। परंतु दलित सेना का गठन उन्होंने नहीं किया था। दलित सेना का गठन से संबंध दलित पैंथर्स का नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता हैं? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता हैं। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन ख जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ग महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन घ चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही आंसर है महेंद्र सिंह टिकैत। यूपी से संबंधित ये आंदोलन काफी आगे बढ़ा और ये किसान से संबंधित आंदोलन था और इसके जो सबसे बड़े नेता उस वक्त उभर के आए थे वो थे महेंद्र सिंह टिकैत। तो नाम याद रखिएगा, जब भी भारतीय किसान यूनियन की बात होगी तो महेंद्र सिंह टिकैत ही इसके प्रणेता है। और यहीं से बस यही एक किसान आंदोलन से यही एक क्वेश्चन कई बार आया भी है और भविष्य में भी आने की संभावना होती है। तो यहीं से क्वेश्चन बस यही एक बनता है, बाकी कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं बनेगा। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? ये बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूं तो अजीब टाइप का उनको लगता है ये ताड़ी विरोधी आंदोलन, ये सुनकर ही लोग हंसते हैं। खैर है तो पढ़ना है। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? प्रांत मतलब किस राज्य से शुरू हुआ? ऑप्शन क बिहार, ऑप्शन ख उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ग आंध्र प्रदेश, ऑप्शन घ तमिलनाडु। तो आप गेस कीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ग आंध्र प्रदेश। ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध आंध्र प्रदेश से है। मैं बता चुका हूं, पहले भी पूरी विस्तृत चर्चा हुई है इस पर। ताड़ी दक्षिण भारत में बहुत पिया जाता है क्योंकि ताड़ के पेड़ ज्यादा हैं। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में एक नेल्लोर जिला है और नेल्लोर जिले में एक दुबरगट्टा गांव है। उस दुबरगट्टे गांव से महिलाओं के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया और ये आंदोलन इतना ज़्यादा बढ़ा, इतना ज़्यादा मकबूल हुआ कि
जो ताड़ी पी पी कर दिन रात लोग इधर उधर माके फिरते थे, अपने पैसे ताड़ी में गंवाते थे, वो सब बंद हुआ, कम हुआ और ये आंदोलन पूरे देश में प्रमुखता से कुछ दिनों तक छाया रहा। तो यहाँ से क्वेश्चंस बस यही बनेगा जो बनेगा बाकी कि ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश में, किस जिले से शुरू हुआ, नेल्लोर जिला, किस गांव से शुरू हुआ, दोबरगट्टा, किन लोगों के द्वारा शुरू किया गया, महिलाओं के द्वारा। तो बहुत सारे सवाल यहाँ से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 का संबंध नर्मदा घाटी परियोजना से है। कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना कौन कौन से राज्य से संबंधित है, यानी नर्मदा घाटी यानी नर्मदा नदी, नदी के आसपास का क्षेत्र नदी घाटी। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो थी वो किन किन राज्यों से संबंधित है। ऑप्शन क बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ख तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन ग पश्चिम बंगाल, यूपी या पंजाब। ऑप्शन घ गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन घ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अब आप अगर भारत का नक्शा देखिएगा तो भारत के दक्षिणतम भाग में एक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में घुस जाती है, और गुजरात में यहीं पर खंभात की खाड़ी है, और इस खंभात की खाड़ी में वो एस्चुअरी बनाते हुए समाप्त हो जाती है। तो जिन जिन राज्यों से ये नदी गुजरी है वो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसलिए नर्मदा नदी घाटी का संबंध इन्हीं 3 राज्यों से है। और नर्मदा नदी घाटी की जो परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना या नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये जो चलाई गई थी वो मेधा पाटकर, एक महिला है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा चलाई गई थी। तो ये वहां से क्वेश्चन है। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। जब मैं सूचना का अधिकार थोड़ा सा अभी पहले बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना। क ऑप्शन क 2004, ऑप्शन ख 2005, ऑप्शन ग 2006, ऑप्शन घ 2007। तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो है वो 2005 में बना है। 2005 में बना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, श्रीलंका कब आजाद हुआ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आजाद हुआ। क ऑप्शन क 1947, ऑप्शन ख 1948, ऑप्शन ग 1949 और ऑप्शन घ 1950। तो भारत आजाद हुआ 1947 में, श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में, एक साल बाद। तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर है 1948। अगर आपको आपके देश की आज़ादी याद है तो एक साल बढ़ा दीजिए, वो श्रीलंका के आज़ादी का वर्ष हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13, राजनीतिक दल का आशय क्या है। आशय मतलब राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन क अफसरों का समूह, अफसरों का समूह, अफसर जो होते हैं ना, अफसरशाही, ऑफिसर, तो ऑफिसरों का समूह। ऑप्शन ख सेनाओं के समूह से, ऑप्शन ग व्यक्तियों के समूह से, या ऑप्शन घ किसानों के समूह से। तो राजनीतिक दल का अर्थ होता है ऑप्शन ग व्यक्तियों के समूह से। व्यक्तियों के समूह, एक कुछ व्यक्तियों का समूह जिसका एक उद्देश्य हो वो राजनीतिक दल है। जिसका एक ही उद्देश्य हो और उस उद्देश्य पर वो चल रहे हो वो राजनीतिक दल माना जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तियों के समूह से राजनीतिक दल का आशय है। इसके आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, तो अब 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था।
सप्तदलीय गठबंधन जो नेपाल में बनाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन क, राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना। ऑप्शन ख, लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन ग, भारत नेपाल संबंध को और बेहतर करना। या घ, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो इसका सही आंसर है लोकतंत्र की स्थापना करना। नेपाल में राजा का शासन था, उस राजा के शासन को हटाने के लिए 7 दल बने और ये सातों दल आपस में मिल गए और मिलकर उन्होंने राजा की सत्ता को खत्म किया और लोकतंत्र वहां बहाल किया। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन क, पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन ख, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन ग, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि। या ऑप्शन घ, सभी। इसका सही आंसर है पानी की कीमत में वृद्धि। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है और उस देश की प्रशासन ने कुछ ऐसे एजेंसी को पानी सप्लाई का जिम्मा दिया जिन्होंने पानी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। फलस्वरूप वहाँ जन आक्रोश भड़क गया और जनता ने आंदोलन किया। तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य उद्देश्य था पानी की कीमत में वृद्धि। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सारे राजनीतिक दल का कौन सा एकमात्र उद्देश्य होता है? क, सत्ता प्राप्त करना। ख, चुनाव लड़ना। ग, सरकारी पद प्राप्त करना। या घ, कोई नहीं। तो निम्न में से प्रमुख उद्देश्य पूछ रहा है राजनीतिक दल का क्या होता है? तो प्रमुख उद्देश्य है पहला जो है चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना हर एक राजनीतिक पार्टी का पहला उद्देश्य होता है, क्योंकि भाई चुनाव लड़ेंगे तब तो सत्ता को प्राप्त करेंगे। तो चुनाव लड़ना प्रथम उद्देश्य है। उसके बाद जीतेंगे तो सत्ता प्राप्त होगी, नहीं जीतेंगे तो विपक्ष में रहेंगे। तो दोनों ऑप्शन में से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि कोई भी पार्टी चुनाव दल बनाती है या राजनीतिक दल बनाती है तो उसका उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना होगा, परंतु नहीं। अगर ये ऑप्शन रहे कि चुनाव लड़ना तो आप चुनाव लड़ना मारे पहले, क्योंकि चुनाव पहले लड़ा जाएगा, उसके बाद सत्ता की प्राप्ति होगी। खैर, इसके बाद अगले क्वेश्चन 17 नंबर को हम लोग देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज की नींव किस देश में पड़ी है? सबसे पहले किस देश में पड़ी, ये बात। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन क, ब्रिटेन में। ऑप्शन ख, भारत में। ऑप्शन ग, फ्रांस में। या ऑप्शन घ, यूएसए में। यूएसए का पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो राजनीतिक दलों की नींव पड़ी है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन क, ब्रिटेन में। 1688 में ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई और गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ही टोरी और व्हिल्स नामक 2 राजनीतिक दल बने और यही 2 दल आज भी हैं। उनका नाम बाद में चेंज हुआ है दोनों का, लेकिन यही 2 दल आज भी हैं। तो इस तरह से राजनीतिक दल का जो नींव है, राजनीतिक पार्टी जो विश्व में सबसे पहले जिस देश में बनी वो देश था ब्रिटेन। इसको आप इंग्लैंड भी कह सकते हैं, इसको आप ब्रितानी मुल्क भी कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि अंग्रेजों का देश। ठीक है। 17 नंबर के बाद अब आते हैं हम 18वें नंबर पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ऑप्शन क, सरकार को। ऑप्शन ख, न्यायपालिका को। ऑप्शन ग, संविधान को। या ऑप्शन ख, राजनीतिक दल को। तो इसका क्वेश्चन लघु उत्तरीय में भी बनता है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। तो इसका तो सीधा सा आंसर राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है होगा। सरकार को नहीं, न्यायपालिका को नहीं, संविधान को नहीं। राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र की प्राण है, क्योंकि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है और
जनता को संगठित कौन करेगा, जनता को अवेयर कौन करेगा, जनता को हैंडल कौन करेगा, ये सारा काम कोई ना कोई पार्टी करती है, कोई ना कोई राजनीतिक दल करता है। तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल होगा इसका सही आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? ऑप्शन क चुनाव लड़ना, ऑप्शन ख सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन ग प्राकृतिक आपदा से राहत दिलाना, या ऑप्शन घ अफसरों की बहाली करना। कौन सा काम राजनीतिक दल नहीं करते हैं? तो चुनाव बिल्कुल लड़ते हैं, सरकार की आलोचना करते ही हैं, अगर विपक्ष में रहेंगे, सत्ता पक्ष में है तो सरकार बनाएंगे, अगर विपक्ष में रहेंगे तो सरकार की आलोचना करेंगे, उनकी कमियों को बताएंगे। और ग प्राकृतिक आपदा से राहत, ये तो सारी पार्टियां करती हैं। अगर आपके क्षेत्र में कोई आपदा आ जाए, बाढ़, सूखा या कुछ ऐसी आपदाएं, आग लगी वगैरह, तो पार्टी के लोग आते ही हैं, राहत बचाव कार्य करते ही हैं या करवाते ही हैं। लेकिन घ अफसरों की बहाली ये राजनीतिक पार्टियां नहीं करती हैं। ये कोई ना कोई आयोग होता है, जैसे बिहार में बीपीएससी है, हर एक राज्य का अपना आयोग है जो अफसरों की बहाली करता है, और वो अफसर राज्य की व्यवस्थाओं को चलाते हैं, देख रेख करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घ, ये राजनीतिक दल का काम नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय का मतलब होता है देश के अंदर एक पार्टी नहीं होगी, 10 गो, 20 गो, 50 गो पार्टी होगी। तो हमारा देश वैसा ही है, हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? भारत में वो तो है ही, पाकिस्तान में यहाँ भी बहुत सारी पार्टियां हैं, ब्रिटेन में यहाँ मात्र 2 ही पार्टी है, द्विदलीय व्यवस्था है। तो ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बांग्लादेश में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे दल वहां भी हैं। तो ब्रिटेन इसका सही आंसर होगा। बहुदलीय व्यवस्था कहाँ नहीं है? तो ब्रिटेन कह लीजिए, इंग्लैंड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। गठबंधन की सरकार किस व्यवस्था में संभव है? गठबंधन की सरकार किस व्यवस्था में संभव है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, या घ सभी? अब गठबंधन क्या है मैं बता चुका हूं। 2 पार्टियां या 3 पार्टियां आपस में जब मिलती हैं और मिलकर सरकार बनाती हैं तो ये गठबंधन कहलाता है। अब एक दलीय, अगर एक ही पार्टी है देश में तो किससे गठबंधन करेगी? नहीं कर पाएगी। तो एक दलीय व्यवस्था इसका सही ऑप्शन। गठबंधन की सरकार किस व्यवस्था में संभव है? तो एक दलीय व्यवस्था में तो संभव ही नहीं है। द्विदलीय व्यवस्था में भी संभव नहीं है, क्योंकि एक पार्टी पक्ष में होगी, एक पार्टी विपक्ष में होगी, एक पार्टी सत्ता में रहेगी, दूसरा विपक्ष में बैठेगी, तो यहां भी गठबंधन संभव नहीं है। लेकिन बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन संभव है, क्योंकि 10-20 पार्टियां हैं और कुछ विधायक या कुछ सांसद सबने जीता है। तो सरकार बनाने के लिए हमको इतना आंकड़ा चाहिए, तो हम 2 गो उसमें से मिला लिए, 2 गो उसमें से मिला लिए, 4 गो उसमें से मिला लिए, और इस तरह सरकार बना लेते हैं लोग। तो ये गठबंधन की सरकार बहुदलीय व्यवस्था में ही संभव है, जहां बहुत सारे राजनीतिक दल हों। तो ये इसका ग आंसर सही है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होगा? क सांसद और विधायक पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, या उपयुक्त में से सभी पर? तो ये दल बदल जो कानून है इसके बारे में विस्तृत मैं बता चुका हूं आपको पिछले वीडियो में। दल बदल कानून के अंतर्गत या ये लागू होता है क सांसद और विधायक पर, क्योंकि दल बदला बदली यही करेंगे। सांसद इधर से उधर जाके मिलेगा, विधायक जाके इधर से उधर मिलेगा। अब ये राष्ट्रपति तो गरिमामय पद है, ये कहाँ जाके मिलेंगे? एक बार राष्ट्रपति बन गए तो आप कहाँ उड़ते रहिएगा। सांसद विधायक तो है नहीं कि आप पैसा के चक्कर में उधर भाग जाइएगा, उधर भाग जाइएगा कि भाई हमको राष्ट्रपति नहीं बनना है। ये तो राष्ट्रपति पर ये लागू नहीं होता है दल बदल कानून, उपराष्ट्रपति पर भी नहीं लागू होता है। तो इसका सही आंसर है सांसद और विधायक पर दल बदल कानून लागू होता है। अगला क्वेश्चन है भरने वाला है। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। राजनीतिक दलों को मान्यता या चिन्ह
जिसको चुनाव चिन्ह भी कहते हैं, कौन प्रदान करता है? तो ये चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो यहाँ भर लेंगे चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो चुनाव आयोग प्रदान करता है राजनीतिक दलों को मान्यता और उनके चुनाव चिन्ह। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। अब देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी पुस्तक में हैं। अगर आपके पास पुस्तक अवेलेबल है तो आप उसमें से देखिए, समझिए। देखिए, एक प्रश्न है, बता चुका हूं मैं सब सारे बातें आपको। प्रश्न है एक, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन क, राष्ट्रीय जनता दल, ये राष्ट्रीय दल है। बहुजन समाज पार्टी, ये राष्ट्रीय दल है। लोक जनशक्ति पार्टी, ये राष्ट्रीय दल नहीं है, ये राज्य स्तरीय दल है। लोजपा जिसको कहते हैं, रामविलास पासवान की पार्टी है। और घ, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, ये सभी राष्ट्रीय देश स्तर के पार्टी है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी ये राज्य स्तर की पार्टी है। तो जो वीडियो मैंने बताया है 9 भाग, इस अध्याय में 9 पार्ट बने हैं और 9 पार्ट में बड़ी बारीकी से मैंने एक एक चीज़ को आपको समझाया है, बताया है। तो अगर आप 9 भाग देख लेते हैं तो इसके एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे, जहां तक हमें लगता है। देखिए, अगला एक क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन क 1992, ऑप्शन ख 1999, ऑप्शन ग 2000 या ऑप्शन घ 2004। तो इसका सही आंसर है ख 1999। लेकिन देखिए, 1999 को मैं इसमें ऑप्शन दिया है 1999, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप 1999 मारें। परंतु एक्चुअली जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड जो है, उसका गठन जो है वो 30 अक्टूबर 2003 को हुआ है। इसकी चर्चा मैं जब पार्टी के बारे में बता रहा था उस वक्त भी मैंने की थी, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे। खैर, अब आगे आते हैं। देखिए, कुछ मिलान करने वाला है। जैसे समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह को आप किससे मिलाएंगे? तो साइकिल से मिलाएंगे। राजद के चिन्ह को आप किससे मिलाएंगे? राजद का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लालटेन है। लोजपा का क्या है? तो बंगला है। और जेडीयू का क्या है? तो तीर है। तो ये पार्टियों का चुनाव चिन्ह आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अन्य पार्टियों को किन किन नामों से जाना जाता है? जैसे कांग्रेस पार्टी को हम यूपीए के नाम से भी जानते हैं, मैं बता चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी को हम एनडीए के नाम से भी जानते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को थर्ड फ्रंट के नाम से भी जानते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्षेत्रीय पार्टी के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, उसके ये आंसर थे। आप प्रत्येक पार्ट को, जो इस 9 पार्ट बना है इस नागरिक के इस अध्याय पर, उस प्रत्येक पार्ट को अगर देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका 1 नंबर का लघु या दीर्घ नहीं छूटने जाएगा, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को बारीकी से बताया हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, जो इस नागरिक का सबसे लास्ट अध्याय है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।